नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। चुनाव आयोग को लेकर बिहार के चुनावों के दौरान काफी चर्चा हुई, काफी हंगामा हुआ। वोट चोरी का मामला जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, वो लगातार उठाते रहे हैं। कुछ और विपक्षी दल भी इस पर बात करते रहे। ये चर्चा खत्म हुई, बिहार का चुनाव खत्म हुआ, लेकिन आज एक बड़ी चिट्ठी आई। 272 बुद्धिजीवियों ने एक चिट्ठी लिखी, ओपन लेटर लिखा है, जिसमें रिटायर्ड जजेस भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, फौज के जो अफसर हैं वो भी हैं। 16 जजेज हैं उसमें, 100 से ज्यादा रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, और जजेस के अलावा सेना के अधिकारी भी हैं। और उन्होंने बहुत सारे सवाल खड़े किए गए हैं कि क्या लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल खड़े करके लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। ये सवाल आज दिन भर घूम रहा है कि क्या ये सवाल वाजिब है, नहीं है, क्यों किया गया है। इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देश का एक बेहद खास नाम जस्टिस एसएन ढींगरा साहब हमारे साथ हैं। जस्टिस ढींगरा का नाम तो आप सब लोग जानते हैं। पार्लियामेंट अटैक में अफजल गुरु को डेथ सेंटेंस तक देने वाले, और खासतौर से ऑपरेशन ब्लू स्टार का जो मसला था उस पर भी फैसला सुनाने वाले, लड़ाई लड़ने वाले, और बहुत सारे महत्वपूर्ण नामचीन मुकदमों में फैसला देने वाले जस्टिस एसएन ढींगरा का नाम सब लोग जानते हैं। जस्टिस एसएन ढींगरा, जो ये चिट्ठी लिखी गई है उसमें सबसे प्रमुख सिग्नेटरीज में से हैं, दस्तखत किए हैं। ढींगरा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि आपने वक्त निकाला। देश में ये सवाल पूछा जा रहा है कि आज इस चिट्ठी की जरूरत क्यों पड़ी, लेकिन मैं उससे पहले समझना चाहता हूं हमारे दर्शकों के लिए कि इस चिट्ठी में क्या खास बात आपने कहे। मैंने पढ़ा है, लेकिन हम दर्शकों को समझाना चाहते हैं जस्टिस ढींगरा के थ्रू ही, फ्रॉम हॉर्सेस माउथ। देखिए, एक विचित्र बात हो रही है इस देश में जी कि ये कहा जा रहा है कि मैं आरोप लगाऊंगा, जिस पर भी आरोप लगाऊंगा वो ही सिद्ध करे कि ये आरोप झूठे। जी मतलब पूरा न्यायिक व्यवस्था को हमारी उल्टी दिशा में ले जाने की कोशिश है कि आरोप लगाने वाला का काम सिर्फ आरोप लगाना है, और जिस पर आरोप लगा दिए अब उसका काम है कि वो सिद्ध करे। ये ऐसे ही है जैसे मान लो किसी अपराधी के ऊपर आप ये कहते हो कि तुमने चोरी की है या तुमने डाका डाला है। कहता है मेरा काम तो बस इतना है ये कहना कि तुमने चोरी की है, तुमने डाका डाला है। मेरा ये बताना भी काम नहीं है कि वो धन कौन सा था जिसकी चोरी हो गई, वो किसका धन था। अब आपका काम है कि आप अपने आप को निर्दोष सिद्ध करो। ये एक विचित्र व्यवस्था का जो है चलन शुरू हो गया कि मैं आरोप लगाऊंगा, मैं उसके सपोर्ट में उसको सिद्ध करने के लिए एफिडेविट भी नहीं दूंगा, और अब मैंने आरोप लगा दिए तो बाल आपके पास है, आपको जवाब देना है कि मेरे आरोप गलत है। और मैं अभी सुन रहा था एक और टीवी न्यूज़ को, सभी पैनलिस्ट का ये कहना है कि आरोप लगा दिए जितने भी कांग्रेस प्रो कांग्रेस हैं कि आरोप लगा दिए, यही होना चाहिए। अगर आरोप लगाने पे एफिडेविट मांगा जाता तो महात्मा गांधी महात्मा गांधी नहीं होते, नेल्सन मंडेला नहीं होते, क्योंकि उन्होंने आरोप लगाए और आरोप लगाने के कारण वो बड़े आदमी बन गए। ये बड़े आदमी बनने के चक्कर में अगर आरोप लगाकर कोई बड़ा आदमी बन सकता है और हर व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप लगे वो अपराधी बन जाएगा, तो फिर इसमें हमारी न्याय व्यवस्था की जरूरत ही नहीं है। आरोप लगाओ और सजा दे दो। तो एक तो ये है। दूसरा खतरनाक प्रवृत्ति जो इसमें देखी गई, आरोप लगाने के बाद धमकाना कि देखो तुमने तो रिटायर होना ही है, तुम हमेशा तो यहाँ रहोगे नहीं। नाम लेकर के धमकाना कि अगर रिटायरमेंट के बाद हम जो है इस बात को देखेंगे कि तुमने उस समय ठीक काम क्यों नहीं किया। तो ये एक इतनी घटिया मनोवृत्ति थी जिसने मजबूर किया कि देश के अंदर ये मनोवृत्ति नहीं होनी चाहिए। दूसरा, संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए। अगर आपके पास कोई आरोप है
और आप संजीदा हैं आरोप लगाने के प्रति, तो आप दीजिए ना एफिडेविट, तथ्य सामने रखिए, जिम्मेदारी लीजिए। अगर आप जिम्मेदारी लेंगे कि हाँ ये आरोप मैंने लगाए हैं और मैं इनके लिए, अगर ये गलत पाए जाते हैं तो मैं जिम्मेदार हूँ, तो कोई भी एजेंसी जांच करेगी। ऐसा तो नहीं है ना कि आप शोर मचाएं, भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया दिखाई कहीं दिखाई नहीं दे रहा, आप शोर मचाए जा रहे, भेड़िया आया, भेड़िया। तो इसीलिए ये विवश होकर के हम सभी लोगों को ये पत्र लिखना पड़ा जनता के लिए कि देखिए, इस प्रकार संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करना अपने निजी स्वार्थ के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए गलत है। कल आप न्यायाधीशों के लिए भी कह सकते हैं कि अगर ये फैसला खिलाफ आता है तो ये सारे लोग ये ख्याल रख लें कि इन्होंने रिटायर तो होना ही है, और रिटायर होने के बाद फिर हम इन्हें देख लेंगे। सर और ज्यादातर आप लोग न्यायाधीशों पे आरोप लगा दो कि भ्रष्ट हैं, भ्रष्टाचार के कारण ये फैसले दे रहे हैं, और ऐसे आरोप लगे भी हैं। जैसे सर तो इसलिए ये विवश होकर लिखना पड़ा। जी जी, एक तो ये समझने की जरूरत थी कि बहुत सारे लोग बोले कि ये नंबर जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है चिट्ठी का, 272। 272 हमारे लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा है। जो सरकार जो है वो बहुमत से जब बनती है तो उसको 272 की जरूरत पड़ती है। क्या इसका कोई नंबर इस तरह से है? दूसरी बात, नहीं किसने नहीं, इसको ये 272? कोइंसिडेंस है, ये कोइंसिडेंस है। इसमें किसी प्रकार का कोई वो योजनागत वो नहीं है। इट इज मैटर कि हाँ, हम सभी लोग जो है 272 हो गए, 75 भी हो सकते थे, 200 भी हो सकते थे, इसमें हो कोई वो। सकता है 72 हुआ तो कुछ लोगों ने कहा। दूसरा, सब लोग जानना चाहते हैं कि इसको इनिशिएट किसने किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि सरकार की तरफ से ये कार्रवाई की गई, और जस्टिस ढींगरा साहब एक प्रतिष्ठित नाम है और जजेज का नाम है या ब्यूरोक्रेट्स का नाम है, वो प्रतिष्ठित नाम है, उनसे साइन करवा लिए गए। देखिए, मेरी प्रतिष्ठा के कारण कोई हमारे यहाँ कोई भी बुद्धिजीवी ऐसा नहीं है कि प्रतिष्ठा के कारण साइन कर दे। कोई भी बुद्धिजीवी ऐसा नहीं होता कि बिना सोचे समझे ये कर दे कि हाँ, क्योंकि मिस्टर ढींगरा कह रहे हैं या मिस्टर XYZ कह रहे हैं, मैं भी साथ में ज्वाइन कर लूँ। ऐसा नहीं है, ना ही ऐसा होता है। तो ये जो है किसने किया, क्योंकि सभी लोग मिलते रहते हैं, तो ये विचार आया, तो विचार को मूर्त रूप दिया गया कि ये ऐसा होना चाहिए। आपने उसको इनिशिएट किया क्योंकि आप उसके दस्तखत करने हाँ, वालों में सबसे। आप कह सकते हैं कि इनिशिएटिव कोई तो लेता है, जो लेता है उसका नाम पहले आ जाता है। जी बाकी सब जी जो है ये उस इनिशिएटिव में शामिल होते हैं, ऐसी बात नहीं है। जी, कांग्रेस का कहना है कि एक तो राहुल जी, यदि उनकी बात करें, वो चुनाव आयोग को लेकर लगातार बहुत सारे वो देते रहे, प्रूफ देते रहे, बहुत सारे मामले, वो कर्नाटक का हो, महादेवपुरा का हो, अलंत का हो, हरियाणा का हो, महाराष्ट्र का हो, उनका जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिया। ये तो चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ सवाल है उनका। और उनका दूसरा कहना है कि लोकतंत्र की पहली भूमिका है सवाल करना। अब आप सवाल करने वाले को दबाव डाल रहे हैं कि आप ही एफिडेविट दें, आप ही साबित करें, तो फिर तो कैसे काम चलेगा? इससे नहीं, लोकतंत्र की सवाल करना और आरोप लगाना दो अलग चीजें हैं। देखिए, आप ये सवाल कर सकते हैं कि जो हमारा निर्वाचन आयोग है, वो अपनी प्रक्रिया बताए कि वो कैसे कर रहा है, इसमें प्रक्रिया में पारदर्शिता है या नहीं है। मेरे ख्याल इस बात को लेकर के तो सुप्रीम कोर्ट में जाया जा चुका है, और निर्वाचन आयोग ने अपनी पूरी प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में समझाया भी है, बताया भी है, और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शिता के रूप में जनता के सामने भी रखी है। रखने के बाद आप कहें नहीं नहीं नहीं, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, आप मत हो सेटिस्फाइड। आपकी सेटिस्फेक्शन इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी की जनता की और कोर्ट की सेटिस्फेक्शन इम्पोर्टेंट है। तो ये प्रक्रिया, जो सवाल आपने किया वो तो ठीक किया, उसका जवाब भी मिल गया, लेकिन उसके बाद भी आप आरोप पर आरोप लगाए जाएं, नहीं वोट चोरी है, मैं एटम बम फोड़ूंगा, मैं हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा, मैं नाइट्रोजन बम फोड़ूंगा, या
थर्मल बम फोड़ूंगा, फोड़ते रहो बम। आपको शायद ये भी नहीं पता होगा कि ये बम होते क्या। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज जो आपने शुरू कर दी कि धमकी देना, वो मेरे ख्याल सबसे ज्यादा बड़ा ऐसा कदम है जिसकी भर्त्सना जितनी की जाए कम है। क्योंकि ये तो आतंकवादियों की भाषा है कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा कर देंगे, अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो जाओगे कहाँ बच के, रिटायर तो होना ही है। तो ये जो है, ये धमकी देना जो है, ये सबसे भर्त्सना योग्य कदम है, और इसीलिए मजबूर होकर हमें ये लिखना। सर, जैसे कोर्ट की बात की, आप तो कोर्ट में लंबे समय तक रहे हैं, एडवोकेट के तौर पे भी, सेशन जज के तौर पर भी, हाई कोर्ट में भी। कोर्ट में भी तो ये व्यवस्था है कि कोर्ट के फैसले के खिलाफ आप पिटीशन करते हैं, मतलब वो भी तो सवाल खड़े करना ही हुआ। देखिए, कोर्ट में फैसले के खिलाफ जो सवाल खड़े किए जाते हैं वो हवा में नहीं खड़े किए जाते। वो कोर्ट के फैसले के अंदर जो तथ्य दिए जाते हैं, जो उनका निर्णय होता है, आप उस निर्णय के जो तर्क होते हैं, उन तर्कों के विरोध में तर्क देते हो कि ये तर्क ठीक नहीं है, या जिस निर्णय पर अदालत पहुंची है, जिन साक्ष्यों को अदालत ने कंसिडर किया है, वो साक्ष्य उचित रूप से नहीं माने गए। हमारी क्रॉस एग्जामिनेशन को पूरा ध्यान नहीं दिया गया, या हमारे किसी गवाह के ऊपर तवज्जो ही नहीं दी गई, गवाह को भूल गए, पढ़ा ही नहीं, तो इस बार आधार पर अपील होती है। जज को गालियां देकर अपील नहीं की जाती। आप तो जज को गालियां दे करके और अपील कर रहे हो, और जज को धमकी भी दे रहे हो। अभी जो बात बिहार को लेकर हुई कि जो चुनाव आयोग है उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि नीतीश कुमार सरकार या जो भी सरकार थी, उसने चुनावों के दौरान, एक तो एसआईआर बहुत जल्दी वक्त में की गई, वो तो पहला मुद्दा था, वोट चोरी का मुद्दा दूसरा लगा, और तीसरा मुद्दा कि जो 10,000 रुपए बांटे गए चुनाव के दौरान, घोषणा के दौरान, एमसीसी को एक तरह से नेग्लेक्ट किया गया, खारिज किया गया, और वोटिंग के दौरान तक भी पैसा बांटा गया। जबकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी ये कहता है कि जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाए तो इस तरह का कैश नहीं बांटना चाहिए। आप इसको ठीक मानते हैं? देखिए, जहां तक एसआईआर को जल्दी करने का है, तो ये एक विचित्र बात है। चुनाव है तो निश्चित रूप से एसआईआर चुनाव से पहले ही पूरी की जाएगी, और समय सीमा ध्यान में रखी जाएगी कि ये जो वोटर लिस्ट है उनको पहले ही दुरुस्त किया जाए। जो लोग मर चुके हैं, जो लोग छोड़ के जा चुके हैं, जो दूसरी जगह वोट बना चुके हैं, जो उस प्रदेश में नहीं रहते, या जो विधानसभा क्षेत्र में नहीं रहते, उनका नाम हटाया जाए। जो नए आ गए हैं उनका नाम जोड़ा जाए। ये सारी प्रक्रिया चुनाव से पहले ही करनी है। और अगर ये प्रक्रिया करने में कम समय लगाया जाता है, क्योंकि उस समय बिहार के चुनाव नजदीक थे, तो उसको करने में अगर समय सीमा तय करके कर दिया गया, तो ये कोई गलत काम नहीं, अच्छा काम किया। तो इसको भी आप अगर चैलेंज करते हो, ये तो ऐसे ही है कि अगर कोई अदालत 10 साल लगाए तो उसको आप इस बात का दोष दो कि 10 साल तक केस को लटकाए रखा, और अगर कोई अदालत 6 महीने जल्दी में कर। केस का फैसला कर दे तो आप ये कहना शुरू कर दो कि जस्टिस हरिड इज जस्टिस बरिड। इन्होंने तो 6 महीने में फैसला कर दिया। कौन अदालत 6 महीने में फैसला करती है? तो इस तरह के आरोप तो निराधार आरोप है। हाँ, आप प्रक्रिया में खामी बताओ ना, कि इसमें ये नहीं हुआ, या एक कम से कम 200 वोट, आपने 65,000 वोटरों या 65 लाख वोटरों की बात की है, कम से कम 200 व्यक्तियों के एफिडेविट तो फाइल करते कि हमारा नाम नहीं है, हम यहाँ पर हैं। आपने तो 265 लोगों के भी वो नहीं किया, खुद शोर मचा रहे हो। लेकिन जो अफेक्टेड पर्सन है, जिनके वोट कटे हैं जो आप कह रहे हो, या जिनके वोटों की चोरी की बात आप कर रहे हो, तो वो तो सामने आए, उनके तो एफिडेविट दो। अपने नहीं दो, आपकी इतनी बड़ी पार्टी है, इतने बड़े कार्यकर्ता हैं, तो उन्हीं से एफिडेविट ले लेते कि भैया ये देखिए, हमारा, हम तो हैं यहाँ, हमारा नाम काट दिया, हम मरे नहीं है, हमें मरा दिखा दिया, हमने दूसरी जगह वोट नहीं बनवाया, फिर भी हमारा वोट काट दिया।
तो कुछ राहुल तो गांधी तथ्य लेकर आए थे ना वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कुछ लोगों को लाए थे जिनको डेड घोषित किया गया था और वो जिंदा थे, ऐसा बताया गया। हाँ, तो उसका जवाब भी आप लोगों ने ही खोजबीन करके दिया था। तो दो चीज, अगर कोई देखिए किसी भी प्रक्रिया में जहां 7 करोड़ वोटर हों, आप ये नहीं सोच सकते कि उसमें 7 गलतियां भी नहीं होंगी। गलतियों को आप बेईमानी नहीं कह सकते। बेईमानी अलग चीज होती है, किसी का नाम छूट जाना, गलती होना अलग चीज होती है। और ये जो योजना वाला 10,000 रुपए के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं वास्तव में इन सभी योजनाओं के बारे में हमने तो कोई लिखा नहीं, ना ही हमारा इसमें कोई मंशा थी। मैं निजी रूप से ये समझता हूं कि इस तरह की फ्रीबीज या इलेक्शन से पहले इस प्रकार के धन बांटना, मैं निजी रूप से ये समझता हूं कि ये नहीं होना चाहिए, गलत है। किसी भी पार्टी में, किसी भी राज्य में नहीं होना चाहिए। मुझे याद इसलिए आता है उसको जी। इसलिए उसके बारे में इस पत्र में कुछ नहीं है, ना ही हमारा कोई उसमें राय है। ये तो आपको सिर्फ इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो कीचड़ उछाला जा रहा है उसको लेकर। नहीं, तो आपको नहीं लगता कि चुनाव आयोग को इस पर रोक लगानी चाहिए, जबकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पॉइंट नंबर नहीं, 4 में मॉडल साफ। कोड ऑफ कंडक्ट हो या ना हो, इसके ऊपर तो वैसे ही रोक लगनी चाहिए। घोषणाओं के ऊपर भी कि मैं 3 लाख दे दूंगा, मैं बनूंगा तो मैं इतना दे दूंगा, मैं बनूंगा तो मैं इतना दे दूंगा, ऐसी घोषणाओं के ऊपर भी रोक होनी चाहिए और जो दे उन पर भी रोक होनी चाहिए। ये मुझे तो वैसे ही कानूनन रोक लगा देनी चाहिए। का जी चुनाव आयोग करे, इसमें स्टेप इनिशिएटिव ले या पार्लियामेंट ले, वो ले, लेकिन इसमें तो मेरे ख्याल सुप्रीम कोर्ट भी अपने आप को हेल्पलेस मान रहा है कि हम ऐसे में कुछ नहीं कर सकते। मैंने एक पिटीशन डाली थी खुद मुझे अपने याद आता निजी रूप में कि है ये इसीलिए फ्रीबीज बंद कर दी जाए, जी। तो वो पिटीशन कोर्ट ने एंटरटेन ही नहीं की। क्यों? अब ये कोर्ट से पूछा जाए। नहीं, लेकिन इलेक्शन कमीशन तो अपने रूल्स से चलेगा ना, कोर्ट ने जो किया नहीं किया, इलेक्शन कमीशन का जब मॉडल कोड ऑफ इलेक्शन कंडक्ट। कमीशन में ऐसे देखिए, मैं तो इस बात के लिए तो मैं कह ही रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन के रूल्स में अगर कहीं कमी भी है तो उसको पूरा करके ये कह देना चाहिए कि ना तो इस प्रकार की घोषणाएं की जा सकती हैं इलेक्शन से पहले, ना इस प्रकार की बंदर बांट की जा सकती। ये तो मैं कह रहा हूँ, ये मेरा निजी राय है कि इलेक्शन कमीशन को इस बारे में सख्त होना चाहिए और जरूरत पड़ने पर पॉलिटिकल पार्टीज की वैधता को समाप्त कर दे, अगर कोई करता है। इलेक्ट अगर देखिए, इसमें कड़े स्टेप इलेक्शन कमीशन ले सकता है, ले करके जाएंगे कोर्ट में, जब पार्टी जाएगी तो कोर्ट का भी रुख पता चलेगा। लेकिन कड़ा कदम तो पहले इलेक्शन कमीशन को लेना पड़ेगा कि हम वैधता खत्म कर देंगे ऐसी पॉलिटिकल पार्टी की जो इस तरह के प्रॉमिस करता है या इस तरह के इनिशिएटिव लेकर के जो पावर में है वो शुरू कर देता। नहीं सर, ये राय तो आपकी बिल्कुल वाजिब राय है, ये तो एक अलग चीज है। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि सवाल ये है कि जो नियम आपके पास हैं, आप उस नियम को फॉलो नहीं कर रहे। कि भाई आपने खुद ने बना रखा है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में कि ये पैसा इलेक्शन के दौरान नहीं दिया जाए। अभी जो होगा कि नहीं होगा वो तो अलग है, जो आपके पास है आप उसको फॉलो नहीं कर रहे। और उसको फॉलो भी कर रहे हैं तो पार्शियल तरीके से कर रहे हैं। एक सरकार की तमिलनाडु के खिलाफ आप रोक लगा देते हैं, राजस्थान के खिलाफ आप रोक लगा देते हैं, बिहार में आप लागू कर देते हैं, वहां पर झारखंड में उसको जाने देते हैं। केंद्र सरकार जब फैसला करती है तो उसको डीबीटी आप जाने देते हैं। तो ये जो बिहेवियर है, इस पर तो सवाल खड़े होने चाहिए ना। हाँ, बिल्कुल होने चाहिए, इस पर सवाल खड़े करिए और होने भी चाहिए। जी मैं इन सवालों के ऊपर नहीं कह रहा, लेकिन ये वोट चोरी के जो सवाल हैं, ये इन सवालों से अलग है। ये वोट चोरी का सवाल नहीं है कि आपने वोट चोरी कर लिया। ये सवाल तो कोड ऑफ कंडक्ट पर है, और कोड ऑफ कंडक्ट को ना फॉलो करना या डिस्क्रिमिनेटरी फॉलो करना निश्चित रूप से गलत है। चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर ही ज्यादा सवाल खड़े हुए हैं। आप अभी ठीक मानते हैं चुनाव आयोग की जो भूमिका है? देखिए, सवाल खड़े करना तो पॉलिटिकल पार्टीज का काम है, लेकिन आरोप लगा रहे हैं आप तो उसके लिए
आपको साथ में शपथ पत्र देना भी आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो आरोपों को अगर गलत पाया जाता है तो आप उसके लिए दंडित भी हो। वो अब तो ठीक है हमारा बात। ये जो है जी। मॉडिफाइड जो भारतीय दंड संहिता है या भारतीय न्याय संहिता जिसको कहते हैं, जी। उसमें भी ये है कि अगर आप आरोप लगाते हैं, आरोप गलत पाए जाते हैं, तो आप दंड के भागी हैं। पनिश किए जा सकते हैं। आपको क्या डर है कि आप शपथ पत्र नहीं दे रहे। जी। लेकिन हमारे यहाँ पर कानून भी बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिसमें जो अपराधी है उसी को साबित करना, बहुत सारे जो खासतौर से आतंकवाद से जुड़े हुए कानून हैं और जो है मनी लॉन्ड्रिंग के नहीं, ऐसा कानून है। कोई कानून नहीं है जिसमें अपराधी को खुद को निरपराध साबित करना होता है। उसमें ऐसे कानून हैं कि बेल के लिए, कि बेल अगर जो जज देता है उसको ये देखना होगा कि जो आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल निराधार हैं, उनसे कोई जो है ये इसके खिलाफ केस नहीं बन सकता। तो बेल का कानून कुछ कानूनों में, जैसे पोटा टाडा या अभी नेशनल जो एजेंसी है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, या जो NIC। मेंबरशिप ऑफ बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, इन केसों में सिर्फ बेल देने के ऊपर ये है कि बेल देते समय अदालतों को प्रिकॉशन लेनी है कि वो बाकी केसों की तरह इनको ट्रीट नहीं करे। बाकी कानूनी प्रक्रिया तो वही है, आपको अपराध सिद्ध तो प्रोसिक्यूशन को करना होता है, कभी मुलजिम को ये नहीं सिद्ध करना होता कि मैं। जी। एक, जैसे आपने ये बात ही कही न्याय व्यवस्था की, अदालतों की, ये भी सवाल बहुत कांग्रेस और अधिकतर जो विपक्षी पार्टियां वो लगातार उठाती रही हैं कि कानून में भी इस तरह की व्यवस्था होती है। और जैसे आमतौर पे कहा जाता है, आप विद्वान रहे हैं, आप जज रहे हैं कि बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन। लेकिन वो बहुत सारे देखिए, मामलों में जो और ये बहुत भी सारे लोग एक गलतफहमी है, ये भी एक वो है कि बेल इज ए रूल। अभी शायद कल के आपने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट देखी होगी कि वहां एक वकील साहब के खिलाफ, वकील साहब उसमें मुद्दई थे, उनको चीट किया गया था, लेडी एडवोकेट थी। तो 60 दिन में अगर चालान दाखिल ना हो और 90 दिन में चालान ना दाखिल हो तो बेल रूल बन जाता है, बेल देनी पड़ती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये विशेष मामला है, इसमें कोई बेल नहीं देगा, हम बेल, हमारे पास केस आएगा। तो कानून तो अपने हिसाब से मोल्ड किया जाता है, बेल देना रूल नहीं है। बेल कानून के हिसाब से दी जाती है, कानून में अगर बेल बनती है तो दी जाएगी। बहुत सारे लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि कुछ जो बड़े वकील साहब हैं, बड़े विद्वान लोग हैं, इंटेलेक्ट लोग हैं, उनके लिए तो कोर्ट जो है रात को 12 बजे भी खुल जाता है, और जो आम आदमी देखिए, है उस उसके लिए मेरे ख्याल उसके लिए आपको मेरे साथ अलग सेशन करना पड़ेगा, क्योंकि चलिए ये मैं इसमें आपको नहीं आप इतना वो समय दे विद्वान पाऊंगा। आप एक कभी फिर मेरे साथ सेशन करिए तो मैं जी आपको बताऊंगा कि हमारी अदालतों में किस क्या हो, प्रकार कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। ठीक है। एक सवाल ये कि सबने कहा कि ओपन लेटर है, इसको बजाय ओपन लेटर के किसी को एड्रेस कर देते, प्रधानमंत्री जी नहीं, को ये कर ओपन देते। लेटर पब्लिक की कंजम्पशन के लिए है, आप जर्नलिस्टों की कंजम्पशन के लिए है, ताकि जनता जागरूक हो, जनता को पता चले कि सिर्फ वोट चोरी का शोर मचाने वालों के विरोध करने वाले लोग भी हैं भारत में, जो इस तरह की वोट चोरी को जन इलेक्शन कमीशन के ऊपर कीचड़ उछालने की प्रक्रिया समझते। अभी कुछ लोगों ने, मैं सुन रहा था किसी चैनल पर ही, कि उन्होंने कहा कि ये कवर फायर है चुनाव आयोग और सरकार के लिए। अब कोई क्या सोचता है, कवर फायर है क्या है, ये उसके सोच है, हमने चलिए। जो लिखा है वो बड़ा स्पष्ट लिखा है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त निकाला इस पर चर्चा धन्यवाद। की। आदाब। थैंक यू वेरी मच सर।